तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हमने तो आग लगी काम करने किया, क्योंकि भोपाल में आपका कार्यक्रम है 2023 में जो 8 जनवरी को जंबूरी मैदान में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कार्यक्रम आपका है। उसके आयोजक पूरा मध्य प्रदेश हो सकता है, लेकिन उसकी मेजबानी भोपाल के लोगों को करना है। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग उसकी तैयारी कैसे करें। जीवन सिंह जी या प्रदेश के लोग, बाहर के लोग आके यहाँ तैयारी नहीं कर सकते। तैयारी करना पड़ेगी आपको, लोग भोपाल के जो लोग हैं, समय देना पड़ेगा तो आप लोगों को देना पड़ेगा। भाषणबाजी अपन कर लेते हैं, बहुत सारा बोल लेते हैं, विषय लगभग आप सबको क्लियर है। 21 सूत्री मांगे लगभग सबको पता है ना। दूसरे संगठन के लोग भी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं। साथ ही आप लोगों से भी ये आशा करूंगा कि जो 21 सूत्री मांगे हमने बनाई है, उन मांगों का आप अध्ययन जरूर करें और उनको अपने समाज में, अपने भाइयों तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करें। क्योंकि ये आयोजन 8 जनवरी भोपाल का जरूर है, जन आंदोलन जरूर है, लेकिन सबसे पहले हमारा ये मकसद है कि जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों से लोग परिचित हो जाएं। कुल मिलाकर जन जागृति लोगों के बीच में लाना हमारा मकसद है, क्योंकि बिना जन जागृति के किसी भी आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। तो आप लोग जो भोपाल में विराजित हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी वरिष्ठ हैं, मेरा आप लोगों से निवेदन ही यही है। अपन वैसे भी सब चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आपस में चर्चा ना करें, अपन आपस में चर्चा ना करें। ये चर्चा ही कर रहे हैं अपन, तो कोई भाषण बोल भी नहीं रहा, अपन आपस चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। और चर्चा का अर्थ यही है कि वरिष्ठों के मार्गदर्शन से आप भोपाल का एक रोड मैप बनाइए, हर घर को आमंत्रित करना है। मेरे अनुमानित 25 लाख से ऊपर की जनसंख्या भोपाल की है, तो हमारा एक प्रयास है कि कम से कम 25 लाख लोग भले हमारे कार्यक्रम में नहीं आए, लेकिन उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि 8 जनवरी 2023 को भोपाल में क्या है, किन मुद्दों को लेकर करनी सेना परिवार सर्व समाज को साथ लेकर सड़कों पर उतरा है, किन मुद्दों को लेकर वो सभाएं कर रहा है। जीवन सिंह जी पूरे प्रदेश में स्वाभिमान यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? क्यों निकाल रहे हैं? स्वाभिमान तो सब हमारा सबका है, लेकिन उसको जागृत करना है। अपने स्वाभिमान को जागृत करते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो लोगों को जगाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि साहब वो हनुमान जी को जैसे याद दिलाया था ना जामवंत जी ने, शक्ति, तो क्षत्रियों को भी शक्ति दिलाने की आवश्यकता है। आप लोगों को लड़ने का अधिकार मिला हुआ है, आप क्षत्रिय कौम का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, तो आपको खुद को जागृत करना पड़ेगा, आपको अपनी नेतृत्व क्षमता को जागृत करना पड़ेगा। जैसे यहाँ जितने भी लोग विराजित हैं, मेरे ख्याल से अलग अलग वार्ड के भी होंगे, अलग अलग कॉलोनियों से हम लोग आते हैं, तो कम से कम जो हमारे पेम्पलेट है, जिसको जितना टाइम मिले, अगर शाम को टाइम मिल रहा है शाम के 2 घंटे वो जरूर दें, सुबह टाइम मिल रहा है तो सुबह जरूर है। जो जॉगिंग पे जाते हैं, जैसे योगेंद्र मना के वीडियोस मैंने देखे हैं, बहुत अच्छा लगा जब सुबह घूमने गए तब भी अपने पेम्पलेट अपने साथ थे और अपने लोगों को आमंत्रित करा, तो कहेंगे उन लोगों में उत्साह लगता है कि लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी हम जम्बूरी मैदान गए थे, तो जम्बूरी मैदान में भाई साहब घूम रहे थे, उन्होंने गाड़ियां देखी, बोले यार क्या कार्यक्रम है क्या करनी सेना का? मैंने सब हाँ 8 तारीख, बोले हाँ हमारी जानकारी में हम सब लोग भी आएंगे। मतलब लोगों तक ये भावनाएं पहुंच रही है, जो हमारा मकसद कहीं ना कहीं हम लोग कामयाब हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जितनी अपेक्षाएं आप लोगों से है हम लोगों को, उस पर आप लोगों को खरा उतरना पड़ेगा। आप लोगों को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, कि आप लोगों को किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। 8 जनवरी को बाहर से आने वाले लोग अपने आप आपके कार्य को देख लेंगे, आप लोगों ने क्या मैनेजमेंट किया वो देख लेंगे। हम हर समय आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको लोगों को जागरूक तो करना पड़ेगा, लोगों को बताना तो पड़ेगा। चौराहों पर जाना पड़ेगा, चाय की दुकान पर जाना पड़ेगा, अगर यहाँ मॉल है तो मॉल में जाना पड़ेगा, कॉलेजेस जाओ, स्कूल जाओ, क्योंकि एक भी मांग 21 सूत्री जो मांगे हैं, अब 22 सूत्री भी हो गई, एक मांग और बढ़ा दी है उसमें, तो उन मांगों में एक भी मांग ऐसी नहीं है जो किसी वर्ग के खिलाफ है या किसी एक वर्ग का नुकसान है। हमारी हर एक मांग सभी वर्गों को समान रूप से जोड़ते हुए बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये भोपाल की राजधानी है, भोपाल की राजधानी में किसी कार्यक्रम को करना मतलब पूरे देश में एक संदेश देना।
और हमने जम्बूरी मैदान चुना है, तो जम्बूरी मैदान भी ऐसा बनना चाहिए कि यहाँ का जो संदेश है वो पूरे भारत में पहुंचे कि साहब आज मध्य प्रदेश के राजपूत जागे हैं। और पहली बार इतिहास में तो बहुत देखा है कि 36 कौम ने राजपूतों का साथ दिया, बड़े बड़े युद्ध लड़े साथ में रहकर, लेकिन इस युद्ध में पहली बार ये देखने को मिलेगा इस 21वीं सदी में कि राजपूतों के साथ सर्व समाज खड़ा है। तो आप लोगों को सर्व समाज को जगाना पड़ेगा। जगाने के लिए आप तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार है कि नहीं? बहुत सारे को लोग जॉब में भी होंगे, व्यापार व्यवसाय भी होंगे, खेती बाड़ी भी है, बहुत सारे लोग भोपाल में कुछ भी ज्यादा का व्यवसाय और जॉब का होगा, लेकिन उन दोनों के बीच में से आपको समय निकालना पड़ेगा। 8 जनवरी अपने आप में इतिहास बनाने का अवसर है, उस इतिहास के साक्षी बनने का अवसर है, और सबसे बड़ी बात उस इतिहास का नींव का पत्थर बनने का अवसर है जो आप लोगों को मिला है। उस अवसर का आप लोग फायदा उठाएं। और मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जीवन सिटी भी है, हम लोग भी है, भोपाल की टीम भी है, जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी हम लोग आपके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, लेकिन प्रयास आप लोगों को करना पड़ेंगे। क्योंकि जैसे आज भोपाल में मानवता भवन बना हुआ है, निश्चित ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन भोपाल के राजपूतों को कभी पूछना पड़े कि मानवता भवन कहाँ है, तो फिर मतलब क्या निकला हमारे समाज में काम करने से? सही बात है कि जो हमारी पूंजी है, जो हमारे वरिष्ठों ने हमें बना कर दी है, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, उसी का हम लोगों को पता नहीं होता है। तो आप लोग ये चीज 8 जनवरी को मत करना कि साहब ऐसा हो गया, भोपाल का ही व्यक्ति भोपाल में ही घूम रहा है, समाज सब कार्यक्रम जम्बूरी मैदान में चल रहा है, कि उसको पता ही नहीं कि साहब 8 जनवरी को क्या हो रहा है। तो हर एक की जुबान पर 8 जनवरी 2023 होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। आप सब लोग 8 जनवरी 2023 के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं? तैयार है। और जितने भी वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं, मैं आप सब लोगों से एक अनुरोध जरूर करूंगा कि आप लोग इन लोगों को मार्गदर्शित करें। मार्गदर्शन से मेरा तात्पर्य यह है कि आप लोग भोपाल में बहुत पहले से रह रहे हैं, आप लोगों को मालूम है कि कहाँ हमारे समाज के लोग ज्यादा है, अन्य समाज के लोग कौन हमारी विचारधारा से सहमत हो सकते हैं, उन लोगों तक ये सब कैसे पहुंचे, आप ये सबको रोड में बना कर दें। इनको ये बताएं कि आपको आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, हर चीज को तय कर दें। अगर जैसे यहाँ 4-5 बड़े पदाधिकारी हैं, तो वो 4-5 साथ में नहीं घूमे, 4-5 साथ में नहीं घूमे, वो चारों पांचों अलग अलग जिम्मेदारी लेकर, अलग अलग लोगों को साथ लेकर अपना काम करें। जैसे अपन बैठक कर रहे हैं, अभी की बैठक करी, रात को भी बैठक करी, शाम को फिर कर लेंगे, परसों भी कर लेंगे, लोगों को वही के वही बुलाएंगे। अरे जिन लोगों से आज बात कर ली, जिन लोगों से रात को बात कर ली, अगर हम उनसे बात करते जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? हमें नए लोगों के बीच में जाना है। हमारी हर बैठक में हमारा प्रयास हो कि 2-4 जो प्रमुख लोग हैं, 2-4 के अलावा बाकी जितने लोग हो वो सब नए हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा? कि रोज बैठ के सुबह शाम अपन ही चर्चा करेंगे, क्या अपन आंदोलन कर रहे हैं, अपन ये करेंगे, अपन वो करेंगे, अपन हवा में बात करते रहेंगे, तो लोगों तक पहुंचेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि अगली बैठक जब भी अपन लोग करें तो आप लोग ये तय कर लें कि वो बैठक किसमें नेतृत्व होंगे। अजीत सिंह करेंगे तो अलग कर लेंगे, गोपाल सिंह करेंगे तो योगेंद्र करेंगे, तो कृष्णा भैया करेंगे, तो सब अलग अलग बढ़ जाओ। अब सब लोगों को साथ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय कम है, और इस समय जितना भी बचा है उस समय का सदुपयोग करें, क्योंकि 8 जनवरी 2023 हमारे आने वाले कल के लिए इतिहास बनकर जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं हमें जो सफलताएं मिलेगी वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जो हमारी मांगे हैं वो मांगे हमारे बच्चों के भविष्य का निर्धारण करेगी। जो युवा कॉलेज और स्कूलों में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें एक चीज की संतुष्टि मिलेगी कि मेरे पूर्वज, मेरा समाज, मेरा धर्म अभी तक सोया नहीं है, वो मेरे लिए लड़ने को तैयार है। अभी हम लोगों में भावना आती है, जनरल समाज पिछला वर्ग में खासकर जनरल में एक भावना रहती है कि साहब क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पढ़ के आरक्षण होती है ना भावना। जो अच्छा बच्चा पढ़ने में होता है 95-98 आता है, वो भी ये सोचते थे कि नौकरी तो मिलेगी नहीं। इस भावना को दूर करना है, क्योंकि हम उनके लिए तो लड़ रहे हैं। अगर वो अपने मन से विचार निकाल देंगे कि मेरे पढ़ाई करने से कोई आशय नहीं निकलेगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मेरी ये पढ़ाई किसी काम की नहीं है, तो हमारे काम करने का कोई मतलब नहीं।
हम काम इसीलिए कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को ये हौसला दें, ये शक्ति प्रदान करें कि आपके लिए लड़ने वाले हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, आप लोग पूरी ताकत के साथ पढ़ाई करो, ताकि हमारे बीच में से भी IAS IPS निकल सके। हम लोगों को बाकी किसी को आप लोगों को करने की भी आवश्यकता नहीं कि जीवन की खेलकूद या हम लोग आपका उपयोग कर रहे हैं। हर चीज की शुरुआत हम लोगों से होगी और खत्म भी हम लोगों पर होगी। आप लोग बीच में हमेशा सुरक्षित रहेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। ना हमने हमारा भविष्य कभी सोचा है, ना हमने हमारा इतिहास कभी देखा है। हमने अपने वर्तमान को सशक्त बनाने का प्रयास किया है और हमेशा करते रहेंगे। जो भाई हमारे साथ खड़ा रहेंगे, उन भाइयों की सुरक्षा, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी थी, है और हमेशा रहेगी। पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ अपने भाइयों की लड़ाई लड़ेंगे। पर मेरा उन भाइयों से अनुरोध है, जब जब आपके भाई आपको आवाज लगाए कि आपकी आज आवश्यकता है संख्या गिनवाने में, दिखाने में, लोगों को बताने में, तो निसंकोच हमारे बीच में आकर उपस्थित रहे, ताकि सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों को ये चीज हम लोग बता पाए कि जो कार्य हम कर रहे हैं उससे सारा का सारा वर्ग हम लोगों से सहमत है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, या हमारी मांगों को समर्थन करने वाला SC ST का व्यक्ति हो। और सबसे पहला, आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल से निश्चित ही मैसेज बढ़ा जाएगा, लेकिन मैसेज एक ये नहीं जाना चाहिए कि हम किसी पार्टी के विरोध में खड़े हैं। हम किसी पार्टी के विरोध में खड़े नहीं हो रहे हैं। हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे सरकार में भाजपा बैठे, चाहे सरकार में कांग्रेस बैठे, या चाहे और कोई भी पार्टी सरकार में आके बैठ जाए। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सरकार में कोई भी बैठे। किसी पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे लोगों का भविष्य हम लोगों को तय करना है। हमारे स्वाभिमान के साथ हमारे अधिकारों के लिए हमें लड़ना है, और जो हमारे भाई है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा भी हमको करना है। इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, न कि किसी एक पार्टी को टारगेट करके लड़ाई को लड़ेंगे। किसी पार्टी को टारगेट मत करना, हाँ, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी कभी मत भूलना। चाहे वहां मुख्यमंत्री बैठा हो, चाहे प्रधानमंत्री बैठा हो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए और न्याय के लिए अन्याय का साथ कभी मत देना। हमें न्याय की लड़ाई लड़ना है, लड़ेंगे, जीतेंगे। जो हौसला हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, जिनका इतिहास पढ़कर हम गर्व महसूस करते हैं, आज उनके पद चिन्हों पर चलने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है, संघर्ष करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तकलीफों को झेलने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि तकलीफों और संघर्षों को झेलने के बाद ये इतिहास बनते हैं। तभी महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, राणा संगा, दुर्गादास राठौर और चैन सिंह चौहान, चैन सिंह परमार बनते हैं। ऐसे ही कोई महान नहीं बनता। तो आप लोगों को भी उस गिनती में सम्मिलित होना है और इतिहास को, या हमारे जो आएगा हमारा भविष्य, हमारे भविष्य को ये बताना है कि हमने भी इतिहास बनाने की क्षमता थी, जो हमने अपने वर्तमान में आपको बना कर दिया है। जो भविष्य के लोग हमारे वर्तमान को इतिहास में याद करेंगे, और 2023 8 जनवरी एक स्वर्णिम इतिहास के रूप में लिखा जाएगा। ऐसी मेरी आप लोगों से आशा है। ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं आप लोगों से एक ही अपेक्षा करूंगा कि आने वाली हर मीटिंग में नए लोगों के साथ आप मुलाकात करें। लोग 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, कोई लेना देना नहीं लोगों की संख्या और ताकत से। बस हमारा मकसद है जहां हम जाएं, उन लोगों को पूर्ण रूप से हमारी मांगे समझा के आए। अगर हम एक व्यक्ति को भी संतुष्ट कर पाया, तो हमें ये उम्मीद होगी कि वो अगले एक व्यक्ति को संतुष्ट करेगा, और निश्चित ही हमारा जो कार्य है, जो जन जागृति है, उसको फैलाने में हम लोग कामयाब होंगे। आप सभी लोगों से इसी अनुरोध के साथ कि 8 जनवरी 2023 को आप सफल बनाएं। भोपाल की धरती पर जम्बूरी मैदान में राजा भोज की नगरी में एक ऐसा इतिहास रचे कि दुनिया देखे कि क्षत्रियों ने, राजपूतों ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए एक बार फिर नेतृत्व का बीड़ा उठाया है। पूरे ताकत के साथ नेतृत्व कर रहे हैं, और जो युद्ध की शुरुआत उन लोगों ने की है, निश्चित ही वो अंजाम तक पहुंचेगा। यही अपेक्षा है। जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों का सत्कार के साथ अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय स्पीक कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केदार सिंह तोमर जी का मैं स्वागत करूंगा। सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करूंगा।
मरे नहीं हैं, मरे नहीं हैं, मौन में हम वक्त आने पे बता देंगे कि कौन है। इस सभागार में उपस्थित अरविंद सेना के प्रमुख श्री जीवन सिंह जी एवं उपस्थित अन्य सभी, क्योंकि जो हमारी मुख्य जो लड़ाई है, जो हमारा मुख्य जो संघर्ष है, कहीं ना कहीं वह आरक्षण को लेकर ही है। और हमारे साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, जो हमें राजनीतिक रूप से अछूत बना दिया जा रहा है और देश को इस प्रकार की स्थिति में पहुंचा दिया जा रहा है कि हम निश्चित ही समानता के अधिकारों का तो उल्लंघन है ही। जब हम बात आरक्षण की करते हैं, निश्चित ही ये अंग्रेजों की ही देन थी। जब 1857 के युद्ध में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, जब अंग्रेजों ने ये देखा कि उनके पैर उठ गए थे, उसी समय उन्होंने निश्चित कर लिया देश में सबसे पहला संविधान संशोधन आरक्षण को लेकर ही आया। आप देखिए कैसी विडंबना है। जब देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय लगभग 72% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, पीड़ित थे, शोषित थे, कमजोर थे। लेकिन देखिए विडंबना इस देश की कि जब आरक्षण दिया गया तो 22% लोगों को दिया गया। देश की बात हम करें तो 15% अनुसूचित जाति के लिए और 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए। भाई बाकी के जो गरीब थे उनके लिए तो कहीं से कहीं तक कोई व्यवस्था की ही नहीं गई, जो कि होना चाहिए था। और एक ऐसी नींव रख दी गई इस देश में कि हम आपस में हमेशा ही लड़ते रहे, और उसका ही परिणाम है कि आज हम हमेशा गृह युद्ध की कगार पर खड़े रहते हैं। पूरे देश में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आपस में संघर्ष होते रहते हैं। निश्चित ही मैंने ये मांग पत्र पढ़ा, उसमें ये बहुत ही मेरे को अच्छा लगा कि हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही है। निश्चित ही आर्थिक आधार पर जब देश स्वतंत्र हुआ था उसी समय ही होना चाहिए था, ये तो बहुत ज्यादा देर कर दी। अब आप देखिए कि जिसकी जितनी संख्या है उतना आरक्षण तो पहले से दे चुके हैं। यदि हम बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो यहाँ पर 36% अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की संख्या है, और हमने आरक्षण भी पूरा का पूरा 36% उन लोगों को दे दिया। और उसके बाद हमने उन्हें इस बात के लिए भी अलाउ किया कि वह मेरिट में भी आए और फिर उसके बाद कुछ पद घेर लें। फिर पदोन्नति में आरक्षण के कारण सामान्य के ऊपर के पद घेर लेते हैं, तो फिर उसके बाद नीचे के उनका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। निश्चित ही ऐसी स्थितियां कर दी गई है कि हमारे साथ आज विपरीत भेदभाव हो रहा है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं, वह हमारे साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। और आज यदि बात हम पदोन्नति में आरक्षण की भी करते हैं तो ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी कर्मचारी कितने भी योग्य हो, कितने भी अच्छी उनकी पोजीशन हो, कितनी भी योग्यता हो, कितना भी उनका चरित्र अच्छा हो, लेकिन उन्हें पदोन्नतियां तो मिल ही नहीं सकती हैं। आज आप देखिए ऊपर के जो भी पद हैं, किसी भी विभाग में आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, हर एक विभाग में ऊपर के पदों पर केवल और केवल कुछ लोग, देश के लोग ही काबिल हैं। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, उस वर्ग के हम कतई खिलाफ नहीं हैं। हमारा बहुत सीधे से कहना है कि उस वर्ग में जो लोग क्रीमी लेयर में आ गए हैं, जो लोग ऊपर आ गए हैं, निश्चित ही उनसे वह अधिकार वापस लेना चाहिए, जिससे कि उनके वर्ग के जो लोग नीचे हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो वास्तव में कमजोर रह गए हैं, उन तक वो फायदा पहुंचे। आज इतने लंबे समय के बाद भी लगभग हम 73% आरक्षण कर चुके हैं।
एक वर्ग में, जैसे सामान्य वर्ग की बात ले लीजिए, आरक्षित वर्ग की बात ले लीजिए, कि जो 27% जो बचेगा, उस 27% में महिलाओं के लिए भी आरक्षण, फिर उसके बाद मिलिट्री पर्सन के लिए आरक्षण, फिर उसके बाद स्पोर्ट पर्सन के लिए आरक्षण, फ्रीडम फाइटर्स के लिए आरक्षण, यानी कि आरक्षण की सीमा यह बढ़ते बढ़ते 90% से ऊपर पहुंच गई है। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया आज एक गांव का रूप ले चुकी है। आज स्थिति यह है कि हमें प्रदेश में ही नहीं करना है, हमें पूरे देश, पूरी दुनिया से कंपटीशन करना है। आज हमारी प्रतियोगिता पूरी दुनिया से है और हम किस तरफ जा रहे हैं? हम इस बात की होड़ में लगे हुए हैं, हमारा देश इस बात की होड़ में लगा हुआ है कि कौन सबसे पिछड़ा है। इस बात का ही, इस बात को ही ज्यादा से ज्यादा आगे, कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पे हो और जिसकी जितनी संख्या है उसका 50% हो, और 50% तो कम से कम योग्यता के लिए छोड़ा जाए। यह तो बात आरक्षण की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी जो योजनाएं हैं उनकी। आज आप शासन की कोई भी योजना देख लीजिए, अधिकांश योजनाओं में आरक्षण लागू है, या फिर ये लागू है कि सबसे ज्यादा सब्सिडी उनको दी जाएगी और उनको नहीं दी जाएगी। बहुत सी योजनाएं तो केवल और केवल एक वर्ग विशेष के लिए ही है। निश्चित ही शासन को हमें इस बात के लिए दबाव डालना पड़ेगा कि जो भी योजनाएं हैं, जिस प्रकार की योजनाएं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए लागू की गई हैं, उसी तरह की योजनाएं ईडब्ल्यूएस के लिए भी करना चाहिए। भाई ये लोग भी तो गरीब हैं, ये लोग भी तो पीड़ित हैं, ये लोग भी तो शोषित हैं। चाहे कोई सी भी योजना हो, उस योजना में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ समानता होना चाहिए। चाहे हॉस्टल की बात, चाहे हॉस्टल की सुविधा की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, और दूसरी जो हितग्राही मूलक योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की या भारत सरकार की जो लागू है, उनमें जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो केवल आर्थिक आधार पर ही उसको किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित ही हम एक वर्ग को हम बहुत पीछे धकेल रहे हैं। आज देखा जाए तो सामान्य वर्ग के लोग काफी पीछे छूट गए हैं। आज शासन को जरूरत है कि वह उनको भी ऊपर उठाए और उनको भी बराबर में लाए सभी प्रकार की सुविधाओं में। इसी प्रकार से हम बात एट्रोसिटी एक्ट की करना चाहते हैं। ये एट्रोसिटी एक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। जब देश को स्वतंत्र हुए इतना लंबा टाइम हो गया और इतने लंबे टाइम के बाद भी आपकी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं आप कर पाए कि आपको एक अलग से एट्रोसिटी एक्ट लाना पड़ा। निश्चित ही एट्रोसिटी एक्ट नाम का एक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। और वह भी देखो एट्रोसिटी एक्ट में किस किस तरह के प्रावधान हैं कि जहां उन्होंने FIR की कि उन्हें शासन की तरफ से मदद मिल जाती, जिससे कि वह लोग और ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं इस प्रकार के अन्याय करने के लिए, इस प्रकार की रिपोर्टें करने के लिए। आज आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में भी कई जगह पर कितनी घटनाएं घटी। एक सागर की घटना थी जहाँ पे एक पटवारी, अजरार पटवारी ने एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को अपने जूते कर चकवाया। इसी प्रकार से एक घटना घटी थी शिवपुरी में जहाँ पे ब्राह्मण परिवार के एक व्यक्ति को उसने पेशाब पिलाया। मतलब एक से एक खतरनाक घटनाएं हो रही है। एट्रोसिटी एक्ट एक ऐसा हो गया है, विभाजनकारी एक्ट हो गया है, हम लोगों में आपस में विभेद करने वाला हो गया है। निश्चित ही इस प्रकार का एक्ट नहीं होना चाहिए। अन्याय किसी के भी विरुद्ध हो, किसी भी वर्ग का हो, अन्याय होता है, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो दूसरे किसी वर्ग का हो। निश्चित ही उसमें भी हमें इस बात के प्रयास करने चाहिए। केवल FIR वाली बात नहीं कि जांच के बाद सभी के साथ यह होना चाहिए कि ये एट्रोसिटी एक्ट नाम का एक्ट नहीं होना चाहिए। यदि इस एक्ट को यदि आप पढ़ लें, देखें तो कितना ज्यादा हमारे साथ समानता विरोधी काम किया गया है। तो इस एक्ट की भी हम खिलाफत करते हैं और पुरजोर तरीके से की जानी चाहिए। बाकी आपने जो समस्याएं रखी हैं बहुत अच्छी समस्याएं रखी हैं। निश्चित ही आगे इस प्रकार का होगा कि यदि हमारा आंदोलन सफल होता है तो जो आज विभेदकारी नीतियां जो है वह लागू नहीं होगी। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि
मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर जी से अनुरोध करूंगा, थोड़ा कृपया। आदरणीय प्रोफेसर मुरली जी और अपना संबोधन में हमारे बीच में वरिष्ठ करनी से लेके आदरणीय शंभू सिंह भाटी जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वहां अपने मार्गदर्शन दें। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आज भोपाल में जो 8 जनवरी को जन आंदोलन होने जा रहा है, उस कार्यक्रम को लेकर हमारे बीच में करनी सेना के प्रमुख भाई जीवन सिंह जी, पंकज दादा पूर्णी से डॉक्टर साहब, यहाँ पर विराजमान सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ और युवा साथियों को जय माता जी। अभी झाला जी ने और उसके बाद हुक्म ने आरक्षण को लेकर और 21 मांगों को लेकर आपको विस्तार से सारी चीजें बताई, क्योंकि अब ज्यादा संबोधन की आवश्यकता नहीं है और ज्यादा समय हमें 8 तारीख में 1 महीने से भी कम का बचा है, तो हमें अब ज्यादा समय उसमें बिताना भी नहीं है और हमें इस बार अपनी मेहनत कर कर इतना मानेंगे के सफर में चलना होगा और बैठे बैठे दिन बदलेंगे इस धोखे में ना रहना। क्यों नहीं रहना कि हम राजपूतों के ऊपर तो एक तरह से सभी लोगों की नजरें हैं और इन नजरों से हमें बच के भी रहना है, हमें सारे अधिकारों की भी लड़ाई रखना है और दूसरे के अधिकारियों को भी सुरक्षित करना है। ये सारी की सारी जो 21 मांगे हैं, उसमें करनी सेना के माध्यम से, जीवन सिंह जी के माध्यम से और सभी लोगों के माध्यम से बहुत ही अच्छा राजपूत समाज और अन्य समाजों के लिए भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है। मित्रों, मैं तो इस अवसर पर इसलिए कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर पहले हमारे राजपूतों में नौजवानों के रूप में कहे, भाई के रूप में कहे, ऐसे हमारे जीवन सिंह जी जो आए हैं, वास्तव में जो हमारी समाज के साथ साथ अन्य लोगों की समाजों की भी न्याय की लड़ाई लड़ने को आए हैं। इसलिए हमें तन मन धन से 8 तारीख को सब लोगों को आगे आकर निकलना पड़ेगा, तब जाके ये कार्यक्रम को हमें सफल करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जहां तक मेरा अनुभव है, ये पहली बार कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान से मैंने कार्यक्रम देखे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और उज्जैन में और इंदौर में बहुत बड़े कार्यक्रम हुए, पर क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल में हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं मित्रों, तो राजपूतों की आन बान शान का भी प्रश्न उठता है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कार्यक्रम में पूरी ताकत लगा देना है, पूरा संघर्ष चाहे कितना भी आए, हमें डटकर मुकाबला करना है, उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। अलग संघर्षों के साए में जहां आजादी बनती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। भाई जीवन सिंह जी का क्या स्वार्थ है, आप मेरे को बताओ। तमाम करनी सेना के राजपूत समाज के लोगों का क्या स्वार्थ है, क्या चाह रहा है वो, क्या अपना खुद का भला चाह रहा है? सभी लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आज यहाँ पर बहुत संख्या में उपस्थित है और भोपाल में जितने भी लोग भोपाल में विराजे, हमारे दादा उधर पथाड़ा से रहने वाले हैं, मंडीदीप में विराजते हैं। दादा सब लोगों से अधिक संख्या में आने के लिए हम लोग कहेंगे। भोपाल के अंदर हमारे सिंधी मालवा से भी बहुत सारे लोग निवास करते हैं, डॉक्टर साहब, उन लोगों के पास भी मैं घर घर डोर टू डोर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आभार भाई। और अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है भाई हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा से चेतन सिंह चंदेल जी। एक नई एप्लीकेशन भी इन्होंने हमारे लिए बनाई है, जिसकी जानकारी आपको विस्तार रूप से देंगे कि वो किस तरीके से इस आंदोलन में सफल बनाने के लिए उस एप्लीकेशन का यूज करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी सूचना हम लोगों तक पहुंचा सके। जय भवानी। पीछे से तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। जय भवानी। मैं चेतन सिंह राजपूत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा इकाई प्रदेश प्रवक्ता, स्पीकर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ।
और आरक्षण के मामले में तो काफी सारे आंदोलन हम लोगों ने पहले भी किए हैं। जब शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार माइको ने माई के लाल वाली बात कही थी, तो सबसे पहला अगर उनका मध्य प्रदेश में किसी ने पुतला दहन किया था, तो वो आप लोगों का ये छोटा भाई है चेतन सिंह राजपूत, मैंने ही किया था। और उस टाइम से लेकर आज तक आरक्षण के मामले में सारे मुद्दों में अधिकतर मामले जो भी होते हैं उनमें यहाँ काफी सारे आंदोलन हम लोगों ने किए भी हैं। आगे भी हम करनी सेना के साथ हैं, भाई जीवन सिंह शेरपुर जी के साथ में हैं। और जिस दिन इनके साथ में कुछ लोगों ने दोगलाई हरकत की थी, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, माफी चाहता हूं, मगर जो दोगलाई हरकत हुई थी वो आज भी मुझे तो लगी, मेरे दिल पे लगी, क्योंकि कोई काम करने वाले के साथ कुछ गलत करे तो वो आप लोग को अच्छा नहीं लगता। मैंने सेम डे योगेंद्र बना को कॉल किया था और बात भी की कि भाई साहब के साथ क्या ऐसा जो भी हुआ गलत हुआ। और मैं चेतन सिंह राजपूत, हमारा पूरा संगठन स्पीक संगठन जो है वह प्लस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा इकाई पूर्णतः आपके साथ में है और हम पूरा समर्थन आपको देते हैं। और आरक्षण के मुद्दे पे अगर आप कहेंगे तो घर घर जाने के लिए भी हम आपके साथ हैं, योगेंद्र बना से पहले भी कहा है और आज भी हम कह रहे हैं। और जैसे कृष्णा भाई को भी जानते हैं, वो भी बाकायदा हम लोग उनके साथ पहले कार्यक्रम किए हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई उग्र आंदोलन भी करना हो और अगर मानव बम की तरह भी किसी की जरूरत पड़े तो आपका भाई चेतन सिंह राजपूत आपके साथ निसंदेह खड़ा हुआ है, ये आप हमेशा याद रखिएगा जहां भी। धन्यवाद। और एक हमारा आंदोलन के लिए अभी मेरा एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा था, डिजाइनिंग एप्लीकेशन, जिसे हम 3 फरवरी को लॉन्च कर रहे थे। वो एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जिसमें हम यहाँ पर कोई एक इमेज डालते हैं और हमारे जो यूजर होगा वो पूरे हिंदुस्तान का कहीं का भी हमारा यूजर होगा तो वो उस पर अपनी फोटो लगाकर उस आंदोलन मतलब उस फोटो को जो डिजाइनिंग है, सोशल पोस्टर जो होता है वो आप कहीं पर भी आप अपनी डिजाइन बना सकते हैं। मतलब अगर हम कोई एक डिजाइन भोपाल में बनाते हैं तो सेम डिजाइन तो हमें हरदा में नहीं मिलेगी, हमें सेम डिजाइन उज्जैन में नहीं मिलेगी, सेम डिजाइन इंदौर में नहीं मिलेगी। मगर हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें हम एक ही डिजाइन को हम यहाँ पर अपलोड करते हैं तो हमारा कहीं का भाई भी अगर एप्लीकेशन यूज करेगा तो वो उसे सबसे पहले उसकी फोटो, उसका नाम, उसका पर वो सारी लगाकर सेंटर में वो फोटो लगाकर इस एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। ये भी योगेश भाई से बात करके इस कार्यक्रम के लिए अभी हमें लॉन्चिंग 3 फरवरी की है जो कि 2 महीने बाद, पर इस संगठन के लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को मैं अभी आज ही लॉन्च कर देंगे। आप लोग प्ले स्टोर पे आ चुकी है और इस एप्लीकेशन से जहां जहां के लिए 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, 10,000, लाख, 10 लाख जितने लोग भी डाउनलोड करेंगे उन सभी को 8 जनवरी तक बिल्कुल फ्री इस्तेमाल करने देंगे, ताकि वह हमारे संगठन की जो डिजाइन से जो भी रहे वह कहीं पर भी सिर्फ एक सिंगल 2 बार वो शेयर करेगा, अपना एक बार अपनी फोटो लगाए और फोटो लगाकर जैसे ही वो 2 बार शेयर करेगा तो वो 2 बार जैसे नेक्स्ट दबाएगा तो उसकी पूरी डिजाइन, उसकी फोटो, उसके नाम और पद के साथ लॉन्चिंग हो जाएगी। ये इससे हमारी सिंगल डिजाइन हर जगह लगेगी तो हम सोशल मीडिया पे ज्यादा छा सकते हैं। ये भी मैं संगठन के लिए आज ही समर्पित करता हूँ। ये अपने योगेंद्र में पहले आज भी मैं आपके साथ हूँ, आगे भी आपके साथ रहेंगे। और रही बात पद्मावती फिल्म के कांड की, तो पद्मावती कांड जिन लोगों पे केस लगे तो मैं भी एक व्यक्ति हूँ भोपाल में जिसके ऊपर में केस लगा हुआ है और तब से अभी तक सरकार ने ना कुछ किया है और मुझे अभी भी नहीं लग रहा है, पर अपने आंदोलन के बाद से सरकार 100% जीतेगी। और हमारी जीत, पहली हमारी जो जीत है करनी सैनिकों की, वो जीत तो उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन शिवराज सरकार ने एक आंदोलन सेम डेट का इंदौर में करके 2 महीने पहले से उन्होंने उस कार्यक्रम की डेट फिक्स करके और सोशल मीडिया पे डालने की 8 जनवरी में हम लोग 8 जनवरी के दिन हम लोग मतलब सरकार के पूरे जो है वो लोग इंदौर में रहेंगे। इससे समझ में आता है कि हमारी जो जीत है वो तो पहले से ही तय है। और जीतने के लिए हमें वैसे भी एक बात बताएं, हमारे पास वो लोग हैं, हम लोगों ने हम कभी भी देखो सरकारें बुलाती हैं लोगों को पैसे देकर, सरकारें बुलाती हैं लोगों को पैसे देकर, तो उनके पास आदमी आते हैं। और जीवन सिंह भाई साहब आपके साथ तो बाकायदा आपके अपने भाई लोग हैं, आप लोग तो की जीत पहले ही तय है, क्योंकि कभी भी कोई भी लड़ाई लोगों के भरोसे नहीं जीत सकते, कभी भी कोई लड़ाई लोगों के भरोसे नहीं जीत सकते, भाइयों के दम पे जीती जाती है। और 2 भाई 4 भाई भी जीत सकते हैं, पर आपके साथ तो पूरा कारवा का कारवा है, पूरा मध्य प्रदेश तो आज आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चला है। मुझे एक कार्यक्रम का मतलब वैसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पर मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे करनी सैनिक है शेर सिंह सोलंकी जी, जब शिवराज सिंह चौहान ने माई के लाल कहा था तो हम लोगों ने उन्हें ज्ञापन देना था,
तब हम सिर्फ 2 लोग थे, मैं और शेरशेख सोलंकी जी। स्पीक में हमने कुमार साहब से बात की, हमने कहा हमें आवेदन देना है, तो बोले ऐसे आप आवेदन किसी को दे नहीं सकते। तो हमने बोला हम 2 लोग काफी हैं। हमने अपनी रणनीति बनाई और रणनीति के तहत स्वयं शिवराज सिंह चौहान को स्टेज से नीचे उतरकर हमसे आवेदन लेना पड़ा, सिर्फ 2 लोगों में। क्यों? क्योंकि हम दोनों ही कोई वो आम आदमी नहीं थे, हम लोग उस वक्त एक संगठन से गए थे और संगठन की जो आवाज होती है वो हमेशा दमदार होती है। और आज आपके साथ पूरा संगठन खड़ा हुआ है। धन्यवाद। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चेतन सिंह चंदेल जी। और अगले वक्ता के रूप में मैं राणा सांगा राजपूत समाज संगठन की ओर से आदरणीय अजय परमार जी जो कि हमारे बीच में उपस्थित थे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वह मंच पर पधारें और अपना वक्तव्य दें। सबसे पहले आज की सभा में विराजमान सभी को मेरी ओर से जय रघुनाथ जी की प्रातः स्मरणीय क्षत्रिय कुलभूषण श्री महाराणा प्रताप जी के चरणों में मेरी ओर से नमन। आज हम सब यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, इसके लिए मुझे ज्यादा कुछ अभी कहने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितने भी हुकुम शाह हैं आप सबको उन्होंने अवगत करा ही दिया है। मेरा सिर्फ आप सबसे निवेदन है, श्री राणा सांगा राजपूत सेना की ओर से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि 8 जनवरी 2023 को जो जन आंदोलन जमुरी मैदान में होने वाला है, उन मांगों को लेकर हम सब पहले अलग अलग तरीके से अपनी अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार आदरणीय ठाकुर साहब श्री जीवन सिंह जी सैरपुर जी के मार्गदर्शन में जो जन आंदोलन होने वाला है, जो 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हम सब वहां पे एकत्रित होने वाले हैं, उन सब में आप सब अपने अपने लेवल पर इसका प्रचार प्रसार करें। और हमारी श्री राणा सांगा राजपूत सेना की ओर से हम भोपाल और सीहोर के क्षेत्र के आसपास के जितने भी ग्रामीण जन हैं, जितने भी ठिकाने हैं, उन सभी में हम इसका प्रचार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में 8 जनवरी को जमुरी मैदान में एकत्रित होकर अपनी मांगों को उठाएंगे। ज्यादा लेते हुए आप सभी को जय रघुनाथ जी की, जय महाराणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, जय भवानी। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वक्ता के रूप में जो हिंदुत्व के लिए भोपाल में निरंतर कार्य करते हैं हमारे पंडित जी, जब भी कहीं हमें याद आती है पंडित जी की तो बिल्कुल हम उन्हें याद करते हैं। संस्कृति बचाओ मंच से आदरणीय चंद्रशेखर तिवारी जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना वक्तव्य दें। जय भवानी, जय श्री राम। बोलिए भगवान राम की, अयोध्या धाम की, काशी विश्वनाथ की, महाराणा प्रताप की, चंद्रशेखर आजाद की, वीर भगत सिंह की। देखिए मैंने 3 नाम इसलिए लिए कि महाराणा प्रताप के आप पूर्वज, चंद्रशेखर आजाद का मैं पूर्वज हूं, मतलब चंद्रशेखर आजाद मेरे पूर्वज हैं, महाराणा प्रताप आपके पूर्वज थे, और भगत सिंह जिसने देश के युवाओं को जागृत किया। जब चंद्रशेखर आजाद और उनके मित्र सुखदेव उन्हें छुड़ाने के लिए गए, उन्होंने कहा कि हम आपको जेल से भी, जेल की सलाखों के पीछे से भी छुड़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर चंद्रशेखर आजाद, पंडित जी अगर भगत सिंह को आप छुड़ा कर ले गए तो घर घर भगत सिंह पैदा नहीं होंगे। इसलिए एक भगत सिंह ने 23 वर्ष की आयु में फांसी का फंदा चूम लिया और हंसते हंसते मेरा रंग दे बसंती चोला कह के भारत माता के लिए शहीद हो गया। लेकिन घर घर भगत सिंह पैदा हो गए और वो आजादी का आंदोलन घर घर उत्पन्न हो गया। आज शासन मुंडियों की दरकार गिनता है, जितनी मुंडी होंगी उतनी शासन के पैर कांपने लगते हैं। मैं भी समाज का काम करता हूं, हिंदुत्व का काम करता हूं, ब्राह्मण समाज का भी काम करता हूं, लेकिन समाज
कि उपलब्धि जब हम कड़ी से कड़ी जोड़कर चलेंगे तभी पूर्ण होगी। चंद्रशेखर तिवारी को केवल अकेले को नहीं जाना है 8 जनवरी को। चंद्रशेखर तिवारी के जितने रिश्तेदार नातेदार हैं उन सबको सुबह उठ के जिम्मेदारी से आए, रात के 12 बजे तक फोन लगा के कि कल याद है ना, कल 8 जनवरी है, जम्बूरी मैदान पहुंचना है। ये जिम्मेदारी अगर हमने निभा ली तो आंदोलन तो सफल होगा, लेकिन महासफल कैसे होगा? सफल तो होगा, लेकिन महासफल जब होगा जब मुख्यमंत्री वहां से विचार करेगा कि अगर इन सवर्णों के लिए हमने कार्य नहीं किया और इनके खिलाफ अगर हम गए तो शायद मेरी कुर्सी ना हिलने लगे। विचार करना पड़ेगा आपको। जीवन सिंह जी बैठे हैं, मैं निवेदन ये करूंगा और आप सभी जो भी यहां बैठे हैं, इस आंदोलन में मुझे लगता है कि सभी सवर्ण समाजों को आपको जोड़ना चाहिए, चाहे उसमें वैश्य समाज हो, चाहे उसमें कायस्थ समाज हो, राजपूत समाज तो है ही, ब्राह्मण समाज हो, जो सवर्ण समाज के लोग हैं जो आरक्षण से पीड़ित हैं, जिनके भविष्य में उनके बच्चों की जिन्हें चिंता है, उनके मुखिया से अगर आप मिले, और मुझे लगता है कि मत बैठक करिए, लेकिन अगर उस मुखिया के घर जाकर आप बातचीत करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। समय अवश्य हमारे पास कम है, 8 जनवरी को हालांकि अभी लगभग 1 महीने से थोड़ा सा समय कम है। मेरा निवेदन है कि अगर इस कार्य में मेरी भी कहीं आवश्यकता होगी तो मैं आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हूं। जब आप मुझे आवश्यकता हो, ब्राह्मण समाज के मैं आपको सारे पते दे दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी जैसे आपके यहाँ भी राजपूतों में अलग अलग है, तो कानपुर जाना है, जिजोतिया अलग है, सनाट अलग है, सरयू पारी अलग है, ऐसे ही कायस्थों में भी अलग अलग है। तो जो जो प्रमुख लोग हैं उनसे, मारवाड़ी समाज है, वैश्य समाज है, महेश्वरी समाज है, जो लोग भी इस आरक्षण से पीड़ित है, उन सबके साथ अगर बैठक हो जाएगी तो ये करणी सेना का आंदोलन और एक मजबूत आंदोलन होगा। मैं अगर यहाँ पर बैठक में आया हूं तो मैं आप ये मान के चलिए कि मेरा तो पूर्ण समर्थन इस आंदोलन को है ही, और मुझे मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी रहा हूं, लेकिन सिद्धांतों से समझौता मुझे नहीं आता। दिया हमने है, आपने हमें कुछ नहीं दिया, हमने दिया है। हमने अपने 38 साल के जीवन दिए। मैं बजरंग दल का इकाई संयोजक से जिला संयोजक तक रहा, अभी संस्कृति बचाओ मंच में प्रदेश का दायित्व, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व। ठाकुर साहब, तोमर साहब बैठे हुए, मैं सपाक्ष में भी सदस्य हुआ था, और खूब जब माइकल आर्ट वाला आंदोलन था, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हमने योगदान दिया, निष्कासित कर दिया। लेकिन चुनाव आने के पहले घर पर तेल लगाने का आपको वापस आना पड़ेगा, सम्मान से वापस लेके आएंगे, आपको झुकाना आना पड़ेगा, और झुकाने के लिए, और इस ज्वालामुखी का जो ज्वाला है वो धीरे धीरे धधक रहा है। सवर्ण समाज अब चुप बैठने वालों में से नहीं है, बहुत सह लिया, सबको सह दिया, हमें कोई परेशानी नहीं। आप SC ST OBC आदिवासी खूब अपना ध्यान लगाइए, लेकिन सवर्णों को दरकिनार करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि कहते हैं कि जब जब सवर्ण बोला है तो राज सिंहासन डोला है। तो राज सिंहासन को डोलाने की जिम्मेदारी जिस प्रकार ब्राह्मण नेतृत्व करता है, ठाकुर रक्षा करता है, वैसे सब आपके हिसाब किताब करेगा, आपकी जितनी रकम है सब उसी के बाद जमा करना पड़ेगी। कायस्थ के पास लिखा पढ़ी की व्यवस्था है, तो हमारे समाज को अगर दरकिनार करने का कोशिश करोगे तो भ्रष्टाचार निकलेगा। इसलिए चिंता करनी पड़ेगी। और सवर्ण समाज को मेरा यही निवेदन है कि सभी सवर्ण समाज के लोगों को आप अगर लेकर कार्य करेंगे तो मुझे भी अपनी प्रसन्नता होगी, और मुझे लगता है कि यह आंदोलन और सफल होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और
मैं सभी से जो बाहर खड़े हुए सभी से अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में जो वक्तव्य लेने आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर जी, सभी से अनुरोध करूंगा सभी पहले अंदर आ जाए, तभी मैं उनको मंच में बुलाऊंगा बोलने के लिए। सभी जो बाहर खड़े हैं जल्दी से अंदर आ जाए। मध्य प्रदेश के युवाओं के दिलों की धड़कन हमारे बीच में विराजमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय